इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट टॉपिक। देखिए गाइस, क्लासिफिकेशन एलिमेंट जो हमने पढ़ा है 11th क्लास में पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें भी अब हमें थोड़ा हटाना है आगे का हिस्ट्री और आगे का पढ़ना है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो नीट के सिलेबस में मेंशन है वहां से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। यानी आपने पढ़ा डोबेराइनर पढ़ा, आफ्टर एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ी। ये 3 टॉपिक जो पढ़े इनको रिमूव पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है यहां पर पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हेनरी मोज़ले, जो आपको दिख रहे हैं। हेनरी मोज़ले ने क्या किया गाइस, हेनरी मोज़ले ने फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के बीच ग्राफ प्लॉटिंग की। अब इन्होंने जब ग्राफ कैसे प्लॉटिंग की, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू इन्होंने कैलकुलेट किया कुछ एलिमेंट्स को लेकर के। तो जो हमारे पास रिजल्ट सामने आए, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का आया स्ट्रेट लाइन, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास का इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो इन्होंने एक चीज देखी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, यानी इनके जो गुणधर्म है, जो गुण है, उनको निकालना केवल और केवल मैं एटॉमिक नंबर से अच्छा देख पाता हूं। यानी उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना, देखना एटॉमिक नंबर के थ्रू बहुत अच्छा होता है, ना कि एटॉमिक मास के थ्रू। तो बाकी सब लोगों ने जो गलतियां की थी वो क्या था, उन्होंने बोला कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो केमिकल है, वो उसके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती है। ये बातें किसने बोली थी, यानी एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट उन्होंने अपनी अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, यही था। लेकिन मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले ने एक बात बोल दी कि नहीं, कि एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर से भी हम क्या कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जा सकता है, स्टडी की जा सकती है। तब उनको लेकर के, हेनरी मोज़ले की बात को लेकर के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तैयार किया गया, जो कुछ इस तरीके से कहा जाता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी किसी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी टोटली बात क्या है, टोटली बात यह है कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, ना कि एटॉमिक मास पे। ठीक है गाइस, अब यहां पे अब शुरुआत हुई पीरियोडिक टेबल बनाने की, पीरियोडिक टेबल बनाई गई। लेकिन फॉर एग्जांपल, जैसे क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, भविष्य में होने वाली थी, उनका नाम पहले रखा जाना था। तो 100 के बाद जितने भी एलिमेंट थे उनका नाम कैसे रखा जाए, तो आईयूपीएसी ने डिसाइड किया, आईयूपीएसी ने डिसाइड किया कि भाई कि हम 100 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल 100 से ले लेते हैं, 100, 101, मैं रैंडमली कुछ नंबर लिख देता हूं, 104, 106, चलते चलते जो एनसीईआरटी की टेबल में आपको गिवन है वो टेबल आपको देख रही होगी। इनको नाम लिखने का तरीका आईयूपीएसी ने बताया। क्या बताया वो सुनिएगा कि 0 से लेकर 9 नंबर, 0 से लेकर 9 जो डिजिट है, इन सब का नाम रखा गया, जैसे अनिल, है ना, इस तरीके से टेबल में आपको दिख रहा होगा। ये 0 से लेकर 9 तक आपको लर्न करना है, याद रखना है। अब नाम कैसे लिखा जाएगा, अगर आपको ये डिजिट याद है, जो भी डिजिट यहां प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल 100 पे, 101 पे, मैं 100 हटा देता हूं, मैं 101 से लेता हूं, है ना, अच्छा लगेगा, 101 से लेता हूं, फॉर एग्जांपल 101। अब इसका नाम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दीज डिजिट नेम्स, वो आपको याद रखना और सीखना है। 1 को बोलते हैं अन, क्या बोला जाता है, अन, तो अन प्लस 0 को बोला जाएगा गाइस निल, फिर आएगा अन, फिर लास्ट में IUM, ईएम जोड़ दिया जाएगा, डेट मीन्स द नेम इज अनिल अनियम, अनिल अनियम, ये नाम हुआ। अब ये जब डिस्कवर हुआ, यानी इसका जो नाम, जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ, उसका जो नाम रखा गया वो मेंडलीव के नाम, यानी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, वो था मेंडलीवियम। क्या नाम था उस एलिमेंट का, मेंडलीवियम, ठीक है, मेंडलीवियम।
इसी तरह 104। अब 104 वाले जो एलिमेंट है उसकी एक खास बात, एक कहानी है, वो आप लोग याद रखिएगा। क्या 104 वाले का अगर इस तरीके से नाम लिखूं मैं, वो कुछ इस तरीके से होगा, अन प्लस नील प्लस क्वाड प्लस यम। तो क्या नाम बना? अनिल क्वाडियम, अनिल क्वाडियम, ये इसका नाम हुआ गाइस। अब इसका नाम क्या रखा जाए इस एलिमेंट का, यानी फ्यूचर में जो डिस्कवर हुआ एलिमेंट, तो अलग अलग साइंटिस्ट अपनी छाप छोड़ना चाहते थे, है ना, अलग अलग कंट्रीज अपनी छाप छोड़ना चाहते थे। तो यहाँ पर दो कंट्रीज के बीच इशू हुआ। तो दो कंट्रीज क्या है वो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक है अमेरिका, ठीक है, एक है रशिया। तो वैसे भी रशिया और अमेरिका में हमेशा ये पंगा रहा है। तो अमेरिका ने बोला कि ये जो एलिमेंट है इसका नाम हम रखेंगे रदरफोर्डियम। क्या? रदरफोर्डियम। और एक्चुअली इसका नाम यही है, रदरफोर्डियम ही है, RF जिसे डिनोट किया जाता है, रदरफोर्डियम ही है। लेकिन रशिया ने कहा नहीं, हम ये नाम नहीं रखेंगे, हम तो रखेंगे कुर्शाटोवियम, कुर्शाटोवियम। क्या हम तो कुर्शाटोवियम रखेंगे? तो IUPAC ने डिसाइड किया नहीं रशिया, आपने जो नाम रखा है ना कुर्शाटोवियम, हम ये नहीं रखेंगे, हम ये रखेंगे अमेरिका वाला क्या, रदरफोर्डियम। तो ये जो पंगा क्रिएट हुआ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, ये 104 वाले एटॉमिक मतलब एलिमेंट के ऊपर हुआ। ये लोग मतलब ये बात एनसीईआरटी में मेंशन आप याद रखिएगा, कभी पूछ ली जाए तो नो डाउट एनसीईआरटी पूछ सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं 106 वाले एलिमेंट की, इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो देखिए अन प्लस नील प्लस हेक्स, ठीक है, फिर यम। तो नाम हुआ गाइस ये अनिल हेक्सियम। नाम क्या बनाओगे इसका? लिखूं अनिल हेक्स प्लस यम, अनिल हेक्सियम, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट था इसका नाम साइंटिस्ट के नाम से रखा गया, जिसका नाम था ग्लेन टी सीबॉर्ग। सीबॉर्गियम इसका नाम है, जिसे SG से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब ये जो नाम है ये ग्लेन टी सीबॉर्ग एक साइंटिस्ट हुए, उनके नाम पे रखा गया है। तो गाइस अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, 100 के बाद जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए, और उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। फॉर एग्जांपल मेंडलीव को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए नोबेल प्राइज मिला, रदरफोर्ड को उसके एक्सपेरिमेंट के लिए मिला, ग्लेन टी सीबॉर्ग को भी नोबेल प्राइज मिला डिस्कवरी के लिए। अब किसकी डिस्कवरी? ग्लेन टी सीबॉर्ग, ये जो था ग्लेन, नाम है इनका ग्लेन टी सीबॉर्ग, इनको किसकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला? इन्होंने की थी प्लूटोनियम की। किसकी डिस्कवरी गाइस? प्लूटोनियम जो एलिमेंट है उसकी डिस्कवरी की थी, इस वजह से इन्हें नोबेल प्राइज मिला, और इनके नाम के ऊपर एलिमेंट 106 रखा गया नाम, ठीक है। इसी तरीके से कुछ एलिमेंट हैं जिनका नाम किसी प्लेनेट पर है, कुछ एलिमेंट है जिनका नाम किसी सिटी पर भी है, तो वो आपको याद रखने हैं। वो जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ये मैंने बना करके लिख दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। जो इंट्रोडक्शन की बातें होंगी वो आपको कैसे नीट में पूछा जाएगा, वहां से कैसे क्वेश्चन, क्योंकि क्लास 11 में आपने पढ़ा है, आपको जस्ट एक वॉकअप चाहिए। वो वॉकअप क्या है कि क्वेश्चन कब कहां कैसे बनेगा, किसी टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन प्रश्न बन सकता है, वो हम देखेंगे। अभी हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब देखिए गाइस, अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको याद होना चाहिए, जिससे अगर एमसीक्यू में नीट एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप कर पाइए। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें 7 तो पीरियड है, यानी आवर्त है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, क्षैतिज पंक्तियां हैं, कितनी है? 7। 18 यहां पर ग्रुप्स हैं, यानी 18 वर्ग है, कॉलम्स हैं। देयर आर 18 कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आफ्टर इट 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स को मिलाकर के एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है, जिसमें टोटल 118 यानी 118 एलिमेंट्स। अब अगर फ्यूचर की बात की जाए, अभी तो बहुत सारे एलिमेंट नॉन हो गए हैं,
लेकिन अभी जो एनसीईआरटी में है उसमें 118 एलिमेंट नोन है, मतलब पुट ऑन कर रखे हैं। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स प्रेजेंट हैं, यानी धातु, अधातु और उपधातु में रखी गई है। लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स को अरेंज किया गया परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया गया, यानी सबसे कम एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन है उससे ज्यादा होता है, हीलियम का 2, फिर इस तरीके से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से अरेंज किया गया। ठीक है, ये जो आगे वाली दो कॉलम्स दिख रही है आपको, फर्स्ट एंड सेकेंड, इनको बोला जाता है एस ब्लॉक। इनको क्या बोला गया है? एस ब्लॉक। फिर ये पीछे 13 से लेकर के 18 जो ग्रुप है इनको बोला गया है बी ब्लॉक, 3 से लेकर 12 डी ब्लॉक। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट ग्रुप की लाइन है जिन्हें हम हाइड्रोजन, लिथियम, ये जो प्लेस है इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स यानी क्षारीय धातु। जो सेकंड वाली ग्रुप है इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी क्षारीय मृदा धातु। आफ्टर इट जैसे हम यहां से निकल के यहां जाते हैं, जैसे कैल्शियम से निकले हम, कैल्शियम होता है 20 एटॉमिक नंबर पे, 20 से जैसे निकलते हैं 21 पे आते हैं तो यहां पर एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है स्कैंडियम, जो कि है डी ब्लॉक का बंदा। थर्ड ग्रुप फोर्थ पीरियड, ऐसे चलेंगे ना, थर्ड ग्रुप फोर्थ पीरियड। ठीक है, मैंने बनाया नहीं लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर एंटर, कैल्शियम के बाद एंट्री जो होती है, यानी कैल्शियम के बाद 21 नंबर से डी ब्लॉक में हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाती है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, फिर डी ब्लॉक आया, आफ्टर इट ये स्कैंडियम से लेकर चलेगा कहां तक? जिंक। ठीक है, यहां पर कुछ एलिमेंट होते हैं, जिंक, कैडमियम, मर्करी, ये 3 एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं, जिंक, कैडमियम, मर्करी। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहां पर सब मेटल्स प्रेजेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन जिंक, कैडमियम, मर्करी केवल और केवल 3 ऐसे, देयर आर ओनली दीज 3 एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, दे आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों रीजन भी। अभी आगे चले, जैसे ही जिंक के बाद, जिंक आता है गाइस 30 एटॉमिक नंबर पे, किस पे? 30 से जैसे निकले आप लोग एंटर हो गए 31 यानी गैलियम में, विच इज पी ब्लॉक, यानी 21 से लेकर के 30 तक स्कैंडियम से आप एंटर हुए डी ब्लॉक में, जिंक के बाद आपकी एंट्री पी ब्लॉक, फिर इस तरीके से चलते जाएंगे। तो सुनिएगा, पहले जो पीरियड है, पहला जो आवर्त है, इसकी बात करूं, इसमें एंटर हुए तो यहां पर 2 एलिमेंट मिले, इनको बोला गया, यानी पहला जो पीरियड है इसको बोला जाता है क्या? मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट पीरियड को बोला जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या बोला जाता है? वेरी शॉर्ट पीरियड, अति लघु आवर्त। ठीक है, सेकंड पीरियड में देखिए 2 एलिमेंट ये हो गए, फिर 3 3 6 तो 8 एलिमेंट सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट, 8, यानी सेकंड और थर्ड पीरियड जो है इन्हें बोला जाएगा शॉर्ट पीरियड, लघु आवर्त। आफ्टर इट फोर्थ पीरियड में देखिए 2 एलिमेंट ये 10 एलिमेंट, अभी मैंने बताया ना 21 से लेकर 30, तो यहां इस पीरियड में यहां पर 10 एलिमेंट, 10 और 2 12। फिर देखिए यहां पर 3 3 6, 12 और 6 कितने हुए गाइस? 18 एलिमेंट, यानी फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड में, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जो है इनमें टोटल 18 एलिमेंट्स, यहां पर 8, यहां पर 2। ठीक है, अब ये पीरियड में ये लिखा हुआ हटा रहा हूं, तो 18 एलिमेंट अगर यह है तो इन्हें क्या बोला जाएगा? इन्हें बोला जाएगा लॉन्ग पीरियड। ठीक है, दीर्घ आवर्त, हिंदी में बोला जाएगा दीर्घ आवर्त, इंग्लिश में लॉन्ग पीरियड। ठीक है, फिर देखिए फोर्थ और फिफ्थ हो गए, सिक्स्थ और सेवंथ की बात करें, सिक्स्थ में घुसे 2 एलिमेंट ही। फिर देखिए लेंथेनम 57 पे आता है। अब यहां पर सुनिएगा कहानी, लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स
और एक्टिनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं उन्हें निकाल के कहां रखा गया है, नीचे वाले ब्लॉक में, जिन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। इनको क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक। नीचे वाला जो ब्लॉक है उन्हें एफ ब्लॉक बोला गया है। लैंथेनम और एक्टिनम के बाद जो 14 एलिमेंट है उन्हें यहां रखा गया है। यानी एफ ब्लॉक की जो पहली लाइन है जिन्हें हम लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं और जो तीसरी लाइन है उन्हें हम एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। यहाँ 14 एलिमेंट्स और यहाँ पर भी गाइस 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इन्हें अगर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जा रहा था तो इसे बोल दिया जाएगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतः संक्रमण तत्व। क्या बोला जाएगा, अंतः संक्रमण तत्व। सिंपल। नाउ यू कैन सी 14 एलिमेंट ये, 2 एलिमेंट ये, और यहां पर अब एक एलिमेंट ये, बाकी 9 एलिमेंट भी यहां प्रेजेंट होंगे, यहां भी प्रेजेंट, यानी 10 एलिमेंट प्लस 14, 18 प्लस 14 करोगे तो आएगा 32। यानी 6th एंड 7th पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने गाइस, 32 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट। तो इन्हें बोला जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड, अति दीर्घ आवर्त। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। पहले पीरियड को क्या बोलते हैं, पहले आवर्त को क्या बोलते हैं, दूसरे और तीसरे को, चौथे, पांचवे को, छठे, सातवें को। ठीक है, अब एस और जो पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक ये 2 ग्रुप, पी ब्लॉक 13 to 18, 13 से 18। ये जो 2 ब्लॉक है एस एंड पी, इनको मिला करके बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट, यानी निरूपक तत्व अथवा मुख्य वर्ग तत्व कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में स्टार्ट जो एलिमेंट होगा सीरियम से होगा, खत्म होगा ल्यूटेशियम तक। ये 58 से स्टार्ट होता है, ये 72 पे खत्म होता है, यानी 58 से 72 तक। फिर थोरियम से लोरेशियम 103 तक। ये आपको याद होना चाहिए। याद रखने का तरीका क्या है, C2 लूलर, इस तरीके से याद रख लीजिए। दूसरी चीज, ये जो एक्टिनॉइड सीरीज है, थोरियम, उसके बाद यूरेनियम की अगर मैं बात करूं, यूरेनियम ये रहा 92 नंबर पे आता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 92। 92 एटॉमिक नंबर पे यूरेनियम प्रेजेंट है। यूरेनियम एक टाइप का रेडियो एक्टिव है, यानी एक्टिनॉइड सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। आप लोग पहली बात ये ध्यान रखेगा। कोई पूछे लैंथेनॉइड सीरीज में क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप लोग आंसर होना चाहिए एक्टिनॉइड सीरीज में रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लैब में तैयार किया गया, इसलिए उनका नाम है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, परा यूरेनियम तत्व। क्या बोला जाएगा, ट्रांस यूरेनिक, शॉर्ट में लिखा मैंने, जो प्रोनाउंस कर रहा हूं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, परा यूरेनिक तत्व, परा यूरेनियम तत्व, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन किसका, एसपीडी। अब कुछ और पी ब्लॉक की बातें। पी ब्लॉक में जो 18 ग्रुप है उसमें सभी की सभी इनर्ट गैसेस है, नोबल गैसेस है, जिन्हें जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी वैलेंसी 0 होती है, यानी ये इनर्ट है, ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना किसी को देते हैं। पी ब्लॉक में एक जिगजैग लाइन है, ये जो आपको दिख रही है, ये जो लाइन है ये मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करती है। यानी इस लाइन के इधर इस तरफ जितने भी हैं, इधर जितने भी हैं, सभी के सभी मेटल यानी धातुएं हैं, उस तरफ सभी की सभी नॉन मेटल यानी अधातुएं हैं। अब कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो इस जिगजैग लाइन पर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सभी के सभी मेटलॉइड्स हैं, यानी उप धातुएं हैं, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण सम्मानित हैं। अब एनसीईआरटी इनमें से किसी किसी एलिमेंट को मेटलॉइड मानती है, किसी किसी को नहीं मानती। तो पहले उसकी बात की जाए, मेटलॉइड कौन कौन है, उप धातुएं कौन कौन, जिन पे मैंने सर्कल बनाया है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम। 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हैं। अब यहां देखिए नीचे, ये पोलेनियम है और ये ऑस्टेनाइट है।
पोलेनियम एक टाइप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसे नहीं माना जाता कि ये मेटलॉइड है यानी उपधातु। एस्टेनॉइड को भी नहीं माना जाता कि ये, पहले मानते थे अब नहीं माना जाता। पहले जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी तब मानते थे कि ये मेटलॉइड है, उपधातु है, लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने इसे धीरे धीरे नकारा कि नहीं ये रेडियो एक्टिव है, तो इसे सेपरेट किया जाना चाहिए। ठीक है, अभी हाल फिलहाल अगर एनसीईआरटी की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोग देखोगे तो उसमें कलरफुल, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इन सभी को मेटलॉइड माना गया है। आप लोग होशियारी से कभी पूछे कि टोटल मेटलॉइड्स कितने हैं तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। टोटल मेटलॉइड कितने हैं? 8। लेकिन कभी ऑप्शन में बाय चांस 8 ना लिखा हुआ है, 8 नहीं लिखा हुआ था। जब 8 नहीं लिखा हुआ था तब आप बोलोगे कितने हैं? 6। ये ध्यान रखिएगा। अब कभी 6 भी ना लिखा हुआ है, कभी गाइस 6 भी ना लिखा हुआ है, 8 और 6 कोई ऑप्शन ना हो, तब आप क्या बोलोगे? तब आप बोलोगे 5। तब आप क्या बोलोगे गाइस? 5। अब जब 5 बोलोगे तो हटाया किसे गया? हटाया बोरोन को गया। किसे हटाया गया? बोरोन को। एनसीईआरटी की एक लाइन में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, इन 5 को मेंशन करके बताया गया है कि ये मेटलॉइड है, ये उपधातुएं हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रही है लाइन। इन 5 के बारे में बोला गया कि ये मेटलॉइड हैं, इन सबको नकारा गया है। लेकिन हम तो बड़े, अगर ऑप्शन में ये आए 8 तो आप लोग किसे टिक करिएगा? 6 आए तो 6 को टिक करिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए। फिर अगर 8 नहीं है, 8 नहीं है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, इस तरीके से, तो आप 6 पे टिक करिए। 6 और 8 दोनों नहीं है तो आप 5 पे टिक करिए। ठीक है। अब जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ऐसे क्वेश्चंस पे, क्या आता है? कॉन्फ्लिक्ट आता है, इंक्वायरी होती है क्वेश्चन पे, तब सही माना जाता है एनसीईआरटी में जो लिख रखा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिख रहे हैं ये 5 एलिमेंट मेटलॉइड है। लेकिन एनसीईआरटी में ही जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 को कलरफुल बताया गया है, जो देखा आपने अभी सेम कि ये मेटलॉइड है। तो किसे हम सही माने, किसे गलत माने, ये पंगा रहता है। आप फिर भी 8 6 5 ये 3 बातें याद रखिए। ठीक है, अब आगे देखिए, इस तरफ है तो सारे नॉन मेटल्स हैं, यानी नोबल गैसेस भी किस में आएगी? नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आएगी। इसके अलावा ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये भी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे। हाइड्रोजन को भी इधर ले लीजिएगा, ये भी क्या आएगा? नॉन मेटल। अब नॉन मेटल कितने वो देखिए, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 6, ये 11 और 6 हुए टोटल 17। तो 17 ये आपके नॉन मेटल्स। अब इसके बाद ये सभी के सभी इधर मेटल्स हैं। रेडियो एक्टिव एक्टिनोइड सीरीज में प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ रेडियो एक्टिव यहां भी है, जैसे फ्रेंशियम हुआ, इरिडियम हुआ, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन है जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कभी पूछ लिया जाता है, तब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि सही कौन सा है। तो सही है एनसीईआरटी में जो गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन है ये वाला जो आपको याद होना चाहिए। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एस ब्लॉक का है NS 1 से 2। एस ब्लॉक के कभी इसका पूछे पहले ग्रुप का तो NS1, दूसरे का पूछे तो NS2, तो कंबाइंडली में क्या बोलूंगा? NS 1 से 2। पी का NS2, NP 1 से 6। 13 ग्रुप का पूछे तो NS2 NP1। इसी तरह 17 का पूछ ले तो क्या बोलोगे? NS2 यहां आ गए, NP में 5 हो जाएगा। ठीक है, D का N-1, D1 to 10, NS0 to 2 और F का ये है N-2, F1 to 14, N-1, D0 to 1, NS2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है SPDF। ये आपको याद। अगर किसी को कभी कभार एटॉमिक नंबर पूछ लिया जाता है
कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है या इस एटॉमिक नंबर पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तब आपको याद कैसे रहेगा कि किसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो उसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि ये फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड में जाते हैं तो 8 ऐड करते हैं, फिर यहां से यहां पे फिर 8 ऐड करते हैं, फिर यहां से यहां पे फिर 18, फिर यहां से यहां 18, फिर यहां से यहां 32, फिर यहां से यहां 32, इस तरीके से ऐड ऑन करते जाना है। तो देखिए मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 4 इट इज 5 6 7 8 9 10, ठीक है बस इतना। अगर आपको सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाना है तो आपको 8 ऐड करना पड़ेगा, 5 में 8 ऐड करोगे तो आएगा 13, ठीक है। मैं एक लाइन बताता हूं, बाकी आप कर सकते हो, या मैं इसका बता दूं, जैसे ये 10 हुआ, 10 में 8 ऐड करो 18, 18 में कितना ऐड करना है 18, तो ये हुआ 36, 36 में 18 8 से 14 54, 54 में 32 ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 6 5 3 8 86, ठीक है। अब उल्टी गिनती यहां से स्टार्ट कर दो, तब भी आप कर सकते हो, इनमें 8 8 18 18 ऐड कर दो, तब भी इन सब का एटॉमिक नंबर निकाला जा सकता है, ठीक है गाइस। ये था इंट्रोडक्शन किसका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जो आपको पता होना चाहिए। यहां से कोई भी एमसीक्यू बनाया जा सकता है, ठीक है। मैं यहां पर अब बात करूंगा कुछ प्रॉपर्टीज की जहां से क्वेश्चन हो सकते हैं। वो क्या है कि हमारे पास मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स है ना, पीरियोडिक टेबल में कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। एक है मरकरी, एक है गैलियम और एक है सीजियम। ये एक्सेप्शन है, जो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन प्रूफ है वो आपको मगब यानी याद ही रटनी नहीं पड़ेंगे। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके अलावा इससे थोड़ा ऊपर टेम्परेचर दिया जाए, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर टेम्परेचर दिया जाए तो गैलियम और सीजियम दो एलिमेंट और हैं जो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट 303 और 302 केल्विन होता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं और गैसियस स्टेट में भी मिलते हैं। जनरली जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनमें कुछ मेटल्स मतलब कुछ नॉन मेटल्स हैं, जैसे कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, आयोडीन हुआ, ये सॉलिड होते हैं। लिक्विड केवल एकमात्र लिक्विड में केवल और केवल ब्रोमीन यानी Br है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, एकमात्र है, यानी ये एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। गैसेस स्टेट में कौन कौन से ऐसे नॉन मेटल्स हैं, तो जितनी भी नोबल गैसेस है सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल मतलब गैसेस स्टेट में। उसके बाद हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, क्लोरीन हुआ, ये सभी के सभी क्या है, गैसियस स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जैसे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है। उसके बाद उनके ट्रेंड्स की बात की जाएगी जहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या की, जिसे हम एटॉमिक साइज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सुनिए गाइस, एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं, है ना। जनरली हम ये डिफाइन करते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा, मैं सिर्फ एक रिकॉल करवा रहा हूं आपको। एटॉमिक रेडियस का मीनिंग होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस, ये एटम का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। हर एटम स्फेरिकल शेप में होता है, इसकी जनरल जो रेडियस मानी जाती है यानी एटम का जो साइज माना जाता है 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के साइज का माना जाता है ना, किसी भी एटम का। अब सुनिएगा, जो एटॉमिक रेडियसेस हैं गाइस वो अलग अलग टाइप की है। पहली मैं यहां पर बात करता हूं सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस की, जिसे हम सहसंयोजक त्रिज्या भी बोलते हैं, उसे RC से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद बात आती है मेटालिक रेडियस, फिर आयोनिक रेडियस, आफ्टर इट वॉन्डर वॉल रेडियस, है ना। कोवेलेंट त्रिज्या मतलब कोवेलेंट रेडियस यानी सहसंयोजक त्रिज्या, मेटालिक रेडियस यानी धात्विक त्रिज्या, आयनिक रेडियस यानी आयनिक त्रिज्या, वॉन्डर रेडियस यानी वॉन्डर वॉल त्रिज्या, ठीक है। कभी कभार इनमें हमें यह पता लगाना इनमें से कौन सी रेडियस है जो बड़ी होती है और कौन सी रेडियस किन एटम्स या किन कंपाउंड्स में पाई जाती है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं गाइस, सुनिएगा। कोवेलेंट रेडियस पाई जाएगी कोवेलेंट कंपाउंड में, कोवेलेंट
कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? जो नॉन मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन हुआ, H2 हुआ, N2 हुआ, एक्सेट्रा, है ना, जिसमें नॉन मेटल और नॉन मेटल, केवल नॉन मेटल से मिलकर बना कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होता है। उनमें पाई जाने वाली जो रेडियस होती है कोवेलेंट रेडियस होती है। ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, है ना। मेटालिक रेडियस का मीनिंग हुआ मेटालिक क्रिस्टल्स जो होते हैं, मेटालिक क्रिस्टल्स या जो लैटिस होते हैं उनमें पाई जाती है, यानी धात्विक जो जालक होते हैं उनमें। जैसे मैंने बोला मेरे पास ये आयरन की रोड है, मैंने बोला कॉपर की रोड है, उनमें फॉर एग्जांपल सिंपली कॉपर हुआ, आयरन हुआ, एक्सेट्रा, सभी जो मेटल्स होते हैं उनमें, केवल मेटल्स की बात कर रहा हूं। आयनिक रेडियस, अब गाइस जो आयनिक रेडियस है वो पाई जाएगी आयंस में, यानी आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए अपने पास, है ना। क्या होना चाहिए? आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए, तब उनमें कौन सी रेडियस पाई जाएगी? आयनिक रेडियस पाई जाएगी। अब सुनिएगा, आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड में मेटल प्लस नॉन मेटल होता है, ठीक है। यहां इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड बनता है। अब यहां एक मेटल होगा तो यानी यहां पर एक कैटायन होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा यानी यहां पर एक एनायन होगा, यानी कैटायन और एनायन जहां पर प्रेजेंट होंगे वहां आयनिक रेडियस। वॉन डर वाल रेडियस, ये सबसे खास बात, जितनी भी नोबल गैसेज है, जितनी भी नोबल गैसेज है और एंड अदर जो गैसेस होते हैं, गैसेस या मैं बोल सकता हूं गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसीय जो अणु होते हैं उनमें पाई जाने वाली जो रेडियस है वो है वॉन डर वाल रेडियस। अब एक इनका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी मेटालिक और आयनिक। वैसे ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होती है मेटालिक और आयनिक, लेकिन फिर भी ध्यान रखना मेटालिक रेडियस छोटी, उससे बड़ी आयनिक, फिर वॉन डर वाल रेडियस, ठीक है। इसका भी ऑर्डर पूछा जाए तो ये साइन भी लगा सकते हो आप, ठीक है। अब ये रेडियस है क्या, इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस जस्ट लाइक दिस, ये एक नॉन मेटल का एटम, ये दूसरे नॉन मेटल का एटम, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, दोनों में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के अंदर धसे हुए रहते हैं, तो इनके सेंटर की डिस्टेंस का मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो मेरे को क्या मिलती है? कोवेलेंट रेडियस। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू से ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, मैं वही एग्जाम्पल लूंगा जो एनसीईआरटी के बिटवीन द लाइंस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूं। क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्लोरीन की ये जो बॉन्ड लेंथ है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये है गाइस अपनी बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई है। ये क्या है गाइस? बंध लंबाई। ये होती है 298 पिकोमीटर, ठीक है। इस बंध लंबाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का जब मैं हाफ करता हूं तो मेरे को कोवेलेंट रेडियस मिलती है इसकी, वो आएगी आपके पास 99 पिकोमीटर। कितनी आई गाइस? 99 पिकोमीटर। अब वो एग्जांपल यानी एमसीक्यू में आपको कभी पूछ ले, क्लोरीन के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है? 298 पिकोमीटर। या अन्यथा ये पूछ ला जाए कि क्लोरीन जो होता है उसकी कोवेलेंट रेडियस कितनी होती है, तो वो 99 पिकोमीटर होती है। आपको कभी पूछ सकता है। अब कोई पूछे कि यही क्यों पूछेगा कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल की कोवेलेंट रेडियस कितनी होती है? 99 पिकोमीटर। यही क्यों पूछेगा? क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की बिटवीन द लाइंस में ये बातें छपी हुई है, तो वो पूछ सकता है। एक तो ये बातें छपी हो और एक टेबल यानी सारणी के रूप में आपको डाटा दे रखा होता है। डाटा जो दे रखा होता है वो आपको दे करके कुछ उसमें से पूछेगा, लेकिन बिटवीन द लाइंस में जब डाटा मेंशन कर दिया जाता है तो वो आपको मगअप करना पड़ता है, उनसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको एक बिटवीन द लाइंस वाली चीज दिख रही होगी, एनसेट इसी चैप्टर की है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की है। यहां पर एक चीज है, यहां से क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है? फॉर एग्जांपल समझना, यूरेनियम आपको पता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका एक और होता है अयस्क होता है, वो होता है पिच ब्लेंड। क्या होता है? पिच ब्लेंड। वो जो पिच ब्लेंड है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो 4 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। पिच ब्लेंड में वो 4 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उस ओर में, यूरेनियम के अलावा भी, ठीक है। वो क्या क्या होते हैं गाइस, वो सुनिएगा ध्यान से। उनमें आपको प्लूटोनियम मिल जाएगा, नेपच्यूनियम मिल जाएगा, एक्टिनियम मिल जाएगा, ठीक है, प्रो एक्टिनियम मिल जाएगा, यानी Ac, Pa, Np, Eu मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्यों पूछ ले कि भाई पिच ब्लेंड जो अयस्क है, जो ओर है, वो
उसमें इनमें से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता या कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे ये कोवेलेंट रेडियस की बात हुई, फिर मैं बात करता हूं यहां पे आयोनिक रेडियस। गाइस सुनिएगा, आयोनिक रेडियस क्या होती है, हमारे पास एक कैटायन होता है, कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है, और एक क्या होता है गाइस, एनायन होता है। ये एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा। इसके सेंटर की डिस्टेंस, इसके सेंटर की डिस्टेंस के बीच का क्या कर दूं मैं, हाफ कर दूं, तो मेरे को मिलती है आयनिक रेडियस, है ना। अब एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल ले रखा है सोडियम फ्लोराइड, है ना। मैंने सोडियम और फ्लोराइड इसकी बात करता हूं। जनरली जो फ्लोरीन है और जो सोडियम है, सोडियम से बनेगा अपने पास Na+ आयन, और जो फ्लोरीन है उससे बनेगा अपने पास फ्लोराइड आयन, है ना। इन सब की रेडियसेस की बात करता हूं मैं, ये डाटा लिखता हूं। ये जो डाटा आपको दिख रहा है, ये डाटा पे गौर करिएगा। सोडियम का जो एटॉमिक साइज होता है या एटॉमिक रेडियस होती है 186 पिकोमीटर होती है, लेकिन जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है देन इट फॉर्म्स अ कैटायन व्हिच हैव 95 पिकोमीटर रेडियस। फ्लोराइड 64 पिकोमीटर रेडियस होती है, लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया देन रेडियस क्या हो गई इसकी आयनिक, 136 पिकोमीटर। अब सुनिएगा गाइस, यहां से वो आपको ये डाटा पूछ सकता है कि सोडियम या फ्लोरीन या सोडियम आयन या फ्लोराइड आयन, इनकी रेडियस क्या होती है। क्यों, क्योंकि बिटवीन दी लाइंस में प्रेजेंट है। ऐसे अगर टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट होती वो आपको डाटा नहीं पूछेगा, वो आपको देगा उसमें से कुछ पूछेगा, मैं फिर बोल रहा हूं आपको। लेकिन जब ये बिटवीन दी लाइंस में जो डाटा प्रेजेंट होता है, इन्हें ये रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, मगअप करना पड़ता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पुट ऑन हो सकता है। फिर देखिए, कोवेलेंट रेडियस हुआ, आयनिक रेडियस हुआ। अब बात करता हूं मेटालिक रेडियस की। मेटालिक रेडियस का मीनिंग क्या होता है गाइस, एक मेटालिक क्रिस्टल है मेरे पास, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कॉपर की रॉड है, तो इस कॉपर की रॉड में केवल और केवल कॉपर के एटम होंगे, है ना। ये मान लो ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है ना। इनका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस का क्या कर दूं मैं, हाफ कर दूं, तो मेरे को जो रेडियस मिलती है वो होती है मेटालिक रेडियस। कॉपर की मेटालिक रेडियस, ये भी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कॉपर की जो मेटालिक रेडियस होती है 256 पिकोमीटर। यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। अब जो एक रेडियस और बचती है विच इज वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल रेडियस मैंने आपको बता दिया, ये कोई गैसियस मॉलिक्यूल, ये कोई दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल, इन दोनों का सेंटर, ये सेंटर की बीच की डिस्टेंस का क्या कर दूं मैं, हाफ कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगी, वान डेर वाल रेडियस। ये गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये नाइट्रोजन की गैस, ये भी नाइट्रोजन की गैस का मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स, यहां एटम्स की बात नहीं हो रही, मॉलिक्यूल्स का सेंटर, ये भी मॉलिक्यूल्स का सेंटर, मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर है उसकी डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस के बीच का हाफ कर दिया जाए तो वो होते हैं वान डेर वाल। अब तुम लोग खुद सोचो डायग्राम से, वान डेर वाल रेडियस सबसे बड़ी हुई ना, इसीलिए एग्जांपल में मैंने क्या लिखा, याद क्या रखोगे, जितनी भी नोबल गैसेस है और जो जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वान डेर वाल रेडियस पाई जाती है उनमें, और वो सबसे बड़ी होती है। वान डेर वाल रेडियस से छोटी, देखो डायग्राम से देखो, छोटी कौन लग रही है, आयनिक लग रही है, आयनिक लग रही है। अब कोई कहेगा सर ये भी तो है, मेटालिक भी तो है, मेटल, इसीलिए मैंने बोला मेटालिक रेडियस और आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है, लेकिन आयनिक रेडियस बड़ी होती है ना। आयनिक रेडियस यानी सबसे बड़ी वान डेर वाल रेडियस, उससे छोटी आयनिक, इससे छोटी मेटालिक। और ये देखो, ये न्यूक्लियस मतलब ये एटम दोनों एक दूसरे के अंदर घुस चुके हैं, यानी कोवेलेंट रेडियस इनसे भी छोटी। आई बात समझ में, ये है गाइस एटॉमिक रेडियस के बारे में। अब यहां पर एक पॉइंट मैं बोलता हूं एटॉमिक साइज को लेकर के, परमाणु आकार को लेकर के जो मैं चीज बोल रहा हूं वो सुनिएगा। हमें पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ने, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम चलेंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, ये बात आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव ऑन होंगे तब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जब बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहां बाहर शेल्स है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पर ये जो न्यूक्लियस है ये अपना फोर्स अप्लाई करेगा और इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल बैठाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिठाएगा, इनको बांध के रखेगा और अपनी तरफ खींचने का कोशिश करेगा। जब ये इफेक्टिवली इनको अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है, इस चीज को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं
इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज का मीनिंग क्या है? अगर किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने का मतलब क्या है? अगर कहीं पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, दैट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा। अब एटॉमिक साइज से रिलेशन करवाते हैं इसका। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज किसी का ज्यादा है, अगर किसी का ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है, दैट मींस वो उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर इफेक्टिवली खींचेगा तो एटम का साइज क्या हो जाएगा? छोटा। तो यहां से एक चीज निकल के आई सामने जो आपको याद रखनी है, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ENC के। अगर ENC किसी का ज्यादा है तो एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा, यानी ENC अगर किसी का ज्यादा है तो उसका एटॉमिक साइज छोटा होगा। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कहीं पर बड़े, एटॉमिक नंबर बड़ा, एटॉमिक साइज छोटा। लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरल ट्रेंड सामने क्या आया? लेफ्ट टू राइट मूव ऑन होने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ENC बढ़ेगा, एटम का साइज छोटा हो जाएगा। ये रिलेशन आप लोग लिखते रहना, मेन चीजें, ठीक है। ये जनरल ट्रेंड में काम आती है। अब बात करते हैं IP यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा अथवा आयनन विभव भी कहा जाता है। सुनिए गाइस, IP क्या है? मान लीजिए मेरे पास कोई ये मेटल की इलेक्ट्रोड रॉड है, ये मेटल के रॉड में सिर्फ और सिर्फ मेटल के एटम होंगे। आप इसे मेटल नॉन मेटल दोनों पे अप्लाई कर दीजिएगा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो इस रॉड में केवल और केवल क्या होगा गाइस? मेटल के एटम होंगे। मेरे को क्या करना है, ये झुंड है एटम का, इन झुंड में से इस एक एटम को मेरे को बाहर निकालना है। ये अभी सॉलिड स्टेट पे, ये भी क्या है? सॉलिड। मैंने इसे बाहर निकाल लिया। जैसे ही मैंने झुंड में से किसी एक एटम को बाहर निकाला, उसे बोलते हैं आइसोलेटेड एटम, विलगित परमाणु, ठीक है। अब इस मेटल को मैंने कन्वर्ट कर दिया गैसियस स्टेट में, तो अब ये चीज बन गई आइसोलेटेड गैसियस एटम। अकेला है गैसियस स्टेट में, तो अब क्या बोला मैंने? आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब यहां से यहां तक जाने में जो एनर्जी लगी उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन ऊर्जा यानी सब्लिमेशन एनर्जी। नाउ लिसन, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, यानी ये कोई एटम है, इसकी आउटर शेल होगी, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हम इसे प्रोवाइड करेंगे उसे ही हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। अब दूसरी बात, जब मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये कोई एटम है, इसमें न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्कआउट करता है। मैं जो एनर्जी दे रहा हूं उस एनर्जी का काम है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना, ताकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर आ सके। यही होता है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल है, अगर वीक होगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी है। अब इसको दो तरीकों से समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक मेरे पास बड़ा एटम, एक मेरे पास छोटा एटम, ठीक है। अब यहां पर छोटा एटम में ENC क्या होगा? हाई होगा। बड़े एटम में ENC क्या होगा गाइस? लो होगा। यहां से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक है। यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की तरफ, वो क्या होगा? थोड़ा वीक। यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा। यहां जो एनर्जी लगेगी इसको बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने में, वो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। यहां जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी क्या होगी? थोड़ी कम। यानी जो छोटे एटम होते हैं जहां ENC हाई रहता है, वहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा, तो वो बॉन्ड हुआ स्ट्रॉन्ग, वहां से एनर्जी लगेगी आपको ज्यादा ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके। यहां एनर्जी लगेगी कम। अब इसको रिलेट करिए आप एटॉमिक साइज से कि IP इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा गाइस किसके? एटॉमिक साइज के। जिसका जितना छोटा एटॉमिक साइज, छोटा एटॉमिक साइज यानी उसका ENC क्या होता है? ज्यादा है, अभी देखा हमने। तो इसकी IP भी क्या होगी? हाई होगी। तो IP और एटॉमिक साइज दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये जनरल ट्रेंड है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अगर ये जनरल ट्रेंड है तो क्या हमेशा ये जनरल ट्रेंड सही होते हैं क्या? नहीं।
कुछ एक्सेप्शन जब आ जाते हैं तब ये जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करता। मतलब किसी किसी एलिमेंट में जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लाइकवाइज मैंने बोला सेकंड पीरियड उठाता हूं मैं कोई, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है गाइस, नाउ लिसन, मैंने आपको पूछा ये सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। आईपी का वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो। ठीक है, अब इसको अगर आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए कि इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, देन आई विल राइट लाइक दिस। लिथियम की एटॉमिक साइज सब बड़ा होता है, अगर इसका एटॉमिक साइज बड़ा है देन इसकी आईपी क्या होगी, कम होगी। इससे ज्यादा बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और सबसे ज्यादा आईपी फ्लोरीन की। अब आपको पूछे क्या ये ट्रेंड सही है, तो मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू दिस ये जनरल ट्रेंड सही है, लेकिन एक्चुअली ये गलत है। ये ट्रेंड गाइज गलत है। तो सही क्या है उसके लिए आप यहां देखिए, बेरिलियम और बोरोन को देखिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखिएगा। बेरिलियम की अगर बात की जाए गाइज, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होता है। बोरोन का होता है गाइज 2s2 2p1, नाइट्रोजन है 2s2 2p3 and oxygen have 2s2 2p4. okay, listen now, अगर 2s2 को अगर आप देखिएगा, 2s2 है स्टेबल। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इफ इट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है। लेकिन 2p1 को देखिए, 2p1 से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब जाकर के ये 2s2 पे आएगा, तब जाकर के ये स्टेबल होगा, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। तो मैं ये बोल सकता हूं बेरिलियम की आईपी बोरोन से ज्यादा होती है ड्यू टू इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन पर गौर करिएगा, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2p3, इसका 2p4। नाइट्रोजन का 2p3, ऑक्सीजन का 2p4 है। अब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल स्टेबिलिटी की हम बात करें, 2p3 शो करता है हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, ऑर्बिटल स्टेबिलिटी, अर्ध पूर्ण पूरित कक्षक स्थायित्व, DPF। इन 3 ऑर्बिटल्स की अगर बात करूं, इन 3 कक्षकों की बात करूं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में 10 आते हैं, F में 14 आते हैं। जब पूरे इलेक्ट्रॉन आए तब तो ये स्थायी है। इससे कम जब इसके जस्ट हाफ इलेक्ट्रॉन्स हो, P में 3, D में 5, F में 7, तब ये अर्धपूर्ण पूरित कक्षक का स्थायित्व होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी होता है। पहले पूर्ण वाला स्थायित्व है यानी कंप्लीटली फील्ड, फिर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होती है। तो यहां पर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी दिख रही है। अगर ये 2p4 वाला एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब जाकर के ये हाफ फील्ड स्टेबल होता है, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। इसलिए नाइट्रोजन की आईपी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अब ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा कि लिथियम की सबसे कम, उससे ज्यादा बोरोन, फिर बेरिलियम, आफ्टर इट कार्बन, मैं ये रब कर देता हूं, सबसे कम लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। ये 2 चेंजेस होंगे बस बोरोन और बेरिलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। कि नाइट्रोजन की आईपी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से और बेरिलियम की आईपी ज्यादा होती है बोरोन से ड्यू टू देयर ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। एक में 2s2 ऑर्बिटल स्टेबिलिटी, एक में p3 ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। ये चीज आप लोग ध्यान रखें। ये है गाइस आईपी का। यहां से इस तरीके के क्वेश्चन पुट ऑन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जिसे हम बोलते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं EA से। इसकी बात करते हैं। देखिए कोई भी एटम है, ठीक है, ये हर एटम का न्यूक्लियस होता है। यहां बाहर इस एटम के इलेक्ट्रॉन है,
ये इलेक्ट्रॉन मेरे को इस एटम में डालना है। अब सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको देना है तो इसके पास जगह होनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये, अगर यहां पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और साइज क्या होगा, मतलब स्पेस यहां होगी नहीं, तो यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच गाइस क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ये ले नहीं पाएगा आसानी से। पहली तो बात ये। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन यहां पर खुले खुले बैठे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहां अंदर जा सका, यानी साइज बड़ा होगा, अगर स्पेस होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकता है। पहली तो बात ये समझिए। दूसरी कहानी क्या है, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनिए, कि जब भी मैं किसी एटम को इलेक्ट्रॉन देता हूं, ठीक है, तब यहां इस एटम से एनर्जी क्या होती है गाइस, रिलीज होती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है। अब कोई पूछेगा क्या सर सिर्फ रिलीज होती है, तो मैं यहां बोलूंगा नहीं, कभी कभार हमें एनर्जी देनी भी पड़ती है, यानी ये एब्जॉर्ब भी करता है। तो अब सुनिएगा गाइस, जब भी कोई एटम को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वहां पर जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसी को मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर किसी एटम की एंथैल्पी में जो चेंज आएगा वही क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ये जो चेंज है ये क्या होता है, एब्जॉर्ब का मतलब एंडोथर्मिक, रिलीज का मतलब एक्सोथर्मिक, यानी एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक। इसका मीनिंग ये हुआ, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अब ये कब होता है और ये कब होता है? एक्सोथर्मिक सभी एलिमेंट्स पे लागू होगा, ऑल एलिमेंट्स, लेकिन ये केवल और केवल इनर्ट गैसेस के लिए, फॉर ओनली इनर्ट गैसेस, ये ध्यान रखना है। EA का वैल्यू, मैं यहां EA, इसे हम क्या बोल रहे हैं, EA शॉर्ट में, EA का वैल्यू पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ इनर्ट गैसेस के लिए होता है, बाकी सब के लिए EA का वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है, बात आई समझ में? अब सुनिएगा दूसरी चीज, एक मेरे पास बड़ा एटम है, एक मेरे पास छोटा एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है ना। अब सुनिएगा, छोटे एटम के लिए तुम्हें एक ही चीज ध्यान रखनी है जो मैं बार बार बोल रहा हूं, ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। छोटे एटम का ENC, Z इफेक्टिव लिख देता हूं, समझ जाना, ENC को Z इफेक्टिव, इसका Z इफेक्टिव क्या होगा, हाई होगा, इसका Z इफेक्टिव गाइस बड़े एटम का लो होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर इसका Z इफेक्टिव ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, डिंग तचका आजा होगा। अगर ये खींचेगा, ये चला जाएगा, दैट मीन्स ये यहां से एनर्जी भी रिलीज करवाएगा। ये जो एनर्जी रिलीज कराएगा वो अमाउंट उसका ज्यादा होगा, लेकिन जो बड़ा वाला एटम है ये एनर्जी थोड़ी कम रिलीज करवाएगा। तो यहां पर दो वैल्यूज आ जाएगी गाइस, यहां पर नेगेटिव वैल्यू होगी, यहां पर भी नेगेटिव वैल्यू होगी, लेकिन ये लीस्ट नेगेटिव होगी, ये हाईली नेगेटिव होगी, ये बात ध्यान रखनी है। अब ट्रेंड क्या होता है EA का, किसी भी ग्रुप में टॉप टू डाउन चलने पर EA का वैल्यू डिक्रीज होता है। ऊपर वाला हाईली नेगेटिव होता है, नीचे वाला लीस्ट नेगेटिव होता है। ये अपर एरो और लोअर एरो जो मैं लगा रहा हूं, इसका मतलब है हाईली नेगेटिव ऊपर वाली वैल्यूज, लीस्ट नेगेटिव नीचे वाली वैल्यूज। होती डिक्रीज है, होती ऊपर से नीचे। अगर मैं माइनस आप ना देखो तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला 50, 40, 30, 20, तो हो क्या रहा है, टॉप टू डाउन चलने पर डिक्रीज हो रहा है। ये लगा दिया मैंने माइनस, इसका मतलब ये हाईली नेगेटिव, ये लीस्ट नेगेटिव, इस तरीके से बोल रहा हूं। ठीक है, तो टॉप टू डाउन चलने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है किसकी, EA की वैल्यू। अब EA मैंने बोला नेगेटिव किसके लिए, सभी एलिमेंट्स पर लागू होता है EA, सभी पे, मेटल नॉन मेटल हर किसी के लिए हो सकता नेगेटिव, लेकिन इनर्ट गैसेस नोबल गैसेस के लिए हमेशा पॉजिटिव। अब सुनना दूसरी चीज, अगर मैं ये बोल दूं A टाइप का कोई एलिमेंट है, इसके EA की वैल्यू कुछ है, फॉर एग्जाम्पल इसके फर्स्ट EA की वैल्यू मैं बोलूंगा क्या आएगी गाइस, नेगेटिव आएगी। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या बना लेगा, A नेगेटिव आयन बन गया। अब फिर मेरे को इलेक्ट्रॉन देना है इसको, तो इसके EA सेकंड की बात करूंगा, वो क्या होगी, वो ध्यान रखना है हमेशा पॉजिटिव होगी। EA सेकंड की हमेशा पॉजिटिव, क्यों, बात ध्यान रखना, क्यों हमेशा पॉजिटिव क्यों होगी, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ध्यान रख लेना क्यों होगी। इलेक्ट्रॉन है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
ये इलेक्ट्रॉन अंदर घुसाओगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग बताया था, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन घुसाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट मींस इट इज पॉजिटिव। यानी सेकंड ईए हमेशा हर किसी का पॉजिटिव होता है। ये की पॉइंट है जो बता रहा हूं, नोट करते जाना, ठीक है। अब ईए का अगर आप पूछो कि सर वेरिएशन एटॉमिक साइज से क्या होगा, तो डायरेक्टली आप बना लीजिए, ईए है, ईए इज डायरेक्टली एटॉमिक साइज से। अगर मैं बताऊं एटॉमिक साइज जितना छोटा ईए का वैल्यू उतना हाई, जितना छोटा एटम का साइज उतनी ज्यादा ईए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। अब टॉप टू डाउन जाओ, लेफ्ट टू राइट जाओ, कैसे भी जाओ, एटम का साइज आपको पता है, टॉप टू डाउन चलने पर एटम का साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज घटता है। ईए टिका दो, ईए आईपी आप सब एटॉमिक साइज से रिलेट करवा सकते हो। अब यहां पर जो एक्सेप्शन आता है वो देखिए गाइस, एक्सेप्शन क्या है गाइस, ये देखिए ध्यान रखिएगा। मैंने अभी आपको बोला कि टॉप टू डाउन चलने पर ये डिक्रीज होती है, ऊपर वाला हाईली नेगेटिव, नीचे वाला वैल्यू लीस्ट नेगेटिव होता है। अगर सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का कंपैरिजन करूं, ऑक्सीजन फैमिली वाला ग्रुप है ना, स्टार्टिंग में हम करेंगे तो यही तो होगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फर्स्ट एलिमेंट यही है, इसके नीचे क्या हुआ, सल्फर, इसके नीचे क्या हुआ, क्लोरीन, है ना। होना क्या चाहिए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की हाईली नेगेटिव, फिर सल्फर और क्लोरीन की लीस्ट नेगेटिव, ईए की वैल्यू यही होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। देखिए ऑक्सीजन की -141, सल्फर की -200, यानी जो हमने ट्रेंड पढ़ा है उसका उल्टा हो गया, तो ये एक्सेप्शन बन गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्यों हुआ, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, उसकी जानकारी देखिए क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की लीस्ट नेगेटिव क्यों हुई है, इन दोनों से होनी क्या चाहिए, ये वैल्यूज ज्यादा होनी चाहिए ऊपर, है ना, लेकिन हुई क्या है, लीस्ट हुई है, ऐसा क्यों। सेकंड जो पीरियड है उसका एटॉमिक साइज क्या होगा गाइस, छोटा। थर्ड पीरियड के बंदों का एटॉमिक साइज क्या होगा, बड़ा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहां पर इसे इलेक्ट्रॉन देना है, इसे भी इलेक्ट्रॉन देना है, यहां पर पहले से कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहां पर पहले से कोई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब ये बड़ा एटम है यानी जगह भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूं, थर्ड पीरियड में के एल एम तीनों शेल आ जाती है, यहां केवल के और एल होती है, तो साइज बढ़ चुका है। दूसरा यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 3p ऑर्बिटल में जा रहा है, यहां पर 2p ऑर्बिटल में जा रहा है। 2p ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, 3p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा। जैसे ही ये अंदर जाएगा तो गाइज यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या होगा, मोर होगा, ज्यादा होगा, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन गाइस क्या होगा, लेस होगा। अगर यहां लेस होगा यहां मोर होगा, जिसकी वजह से यहां एनर्जी जो रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, लीस्ट होगी। यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, मोर होगी। अगर मोर होगी तो ईए की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, हाईली नेगेटिव, और ऊपर वालों की क्या हो जाएगी, लीस्ट नेगेटिव। सिंपल सी कहानी, एक्सेप्शन है, इसको इस तरीके से याद रखेगा, ठीक है गाइस। तो अब सुनिए, ये था ईए के बारे में। अब ईए के लिए छोटी सी बात एक हमेशा याद रखना, जितना छोटा एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को इजीली ग्रहण कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अब आप कहोगे कि सर एक्सेप्शन में तो ये चीज है, वो कहीं कहीं जगह जो एक्सेप्शन है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी अन्यथा क्या होगा, जो छोटा एटम होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन लेता है क्योंकि ईएनसी ज्यादा होता है। अब इस टॉपिक तक जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, पीवाईक्यूज या बन सकते हैं, जो बन सकते हैं यहां तक अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी, वो मैं आपको डीपीपी की फॉर्म में दे रहा हूं, उसे आप लगाइए। हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है इससे अगला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।